ज्योतिष ध्यान के सचिव मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये आपकी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चल रही है। प्राचीन इतिहास के पिछले एपिसोडों में हमने आपको पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र पाषाण काल, इन सभी में विस्तार से पढ़ाया है। आप एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर वीडियो को सर्च करिएगा मेरी ही प्लेलिस्ट पर। तो कुल 16 जो है कि अब तक एपिसोड हमने पढ़ाए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपको इतिहास को जानने में, समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये आपका वैदिक सभ्यता है, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं वैदिक सभ्यता से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन टेंड होते हैं। आइए थोड़ा हम देखते हैं। इसका परिचय जरूर आप देखिएगा वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 में, जहाँ से आपको एक समझ मिलेगी कि हाँ कैसे चीज़ें शुरू हुई थी वैदिक सभ्यता में और कैसे था, उनको जरूर देखिएगा आप। आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं जो वैदिक सभ्यता है वो वेदों पर आधारित थी। वेद आप पे कुल 4 थे, जिसमें आपका प्रथम है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपका, ये आपका सबसे बाद का वेद है। इसके अलावा अगर हम बात करें संगीत का वेद किसको कहते हैं? सामवेद को हम संगीत का वेद कहते हैं। ये वो एग्जाम है जो वेदीन क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से बनते हैं, हमेशा एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। इसके अलावा सबसे जो बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कथा है वामन अवतार की। इसमें क्या होता है कि विष्णु कहते हैं कि छोटे हो गए थे। ठीक है। वो कथा किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था आपने सुनी होगी। वर्ण व्यवस्था जिसमें क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये वर्ण व्यवस्था के अंग हैं। और इसका जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है कि ब्रह्मा के मुख से, और भुजाओं से क्षत्रिय, और उधर से वैश्य, परम से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। और अगर हम बात करें सविता, जिसको हम सूर्य देव भी कहते हैं, तो सविता में एक मंत्र है, उसको बोलते हैं गायत्री मंत्र। ठीक है। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देव को समर्पित है, जिसको सविता नाम से बुलाया गया किसमें? ऋग्वेद में। तो उनको समर्पित है गायत्री मंत्र, जो कहाँ पर है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, उसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है ऋग्वेदिक काल में, वो है सोमरस। ठीक है। सोमरस काफी महत्वपूर्ण है। सोमरस के विषय में अभी तक रिसर्च चल रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली था क्या, इसमें कौन कौन से औषधियाँ थी, वो पूरी मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है। तो वो अभी तक बन नहीं पाया है। इसकी बनाने की विधि वेदों में है। ठीक है। तो 9वां मंडल जो है वो पूरा सोम को ही समर्पित है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि मुख्य पेय है वहाँ का, तो ये 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के विषय में। यजुर्वेद आपका इसमें क्या है कि जो बलि देते थे उसका उल्लेख यहाँ पर है। और ये एकमात्र ऐसा वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य किसको बोलते हैं? जो कि आपका गद्य और पद्य। ठीक है। गद्य जो है कि आपका जो पढ़ने वाला होता है, पद्य जो कि आपका गाया जा सके। ठीक है। तो ये दोनों में है आपका। अगर हम बात करें सामवेद, तो सामवेद जो है कि इसको हम संगीत का वेद भी कहते हैं। और इसमें है क्या? तो 1810 सूक्त हैं। ठीक है। 1810 सूक्त हैं। ये सभी सूक्त आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसमें गाई जाने वाले रचनाओं का संकलन है, इसलिए इसको हम सामवेद कहते हैं, या भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें अथर्ववेद, ठीक है, तो अथर्ववेद में टोना है। ठीक है। टोना है, मंत्र है, झाड़ फूक है। इन सभी के विषय में हमको जो है कि अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। वशीकरण मंत्र हो गया। ठीक है। किसी पर जादू कैसे किया जाए, किसी को वश में कैसे किया जाए, सम्मोहन विद्या हो गई। और एक तरीके से कहते हैं ना, भूत प्रेत उतारना हो गया। ओझा सोखा जो काम नहीं करते हैं, वही सब इसमें अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है। तो ये आपका
अथर्ववेद है। और इसमें क्या है, कुछ मतलब विचारों का भी समावेश है, ठीक है, ऐसी बातें भी मिलती हैं। और इसमें लगभग 6000 पद हैं, ठीक है। अथर्ववेद में लगभग 6000 वेद हैं। और हमेशा याद रखिएगा, इसकी सूक्त पूछ लेता है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, जान लीजिए 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में है, ठीक है, लिख लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है। हाँ, तो बात हो रही थी अथर्ववेद के विषय में। तो ये मंत्र है, टोना है, जादूकरण है, इन सभी के विषय में है। और राजा का चुनाव कैसे करें, अयोध्या कैसे बनाएं, ठीक है, विवाह पद्धति कैसी होनी चाहिए, इन सभी के विषय में जो है कि बताया गया है। और अथर्ववेद में क्या है कि कुरुओं को, ठीक है, परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है। ऐसी भी जानकारी इसमें देखने में सामने आती है। ये रही आप में कुछ हमने वेदों के विषय में जानकारी। और एक बात और याद रखेंगे आप, अथर्ववेद आपकी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है, मतलब कन्या का होना अशुभ होता है, ऐसा अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपनिषद। देखिए, जब आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एक्स्ट्रा वीडियो, वहाँ पर शुरुआत में इतिहास के स्रोत हमने पढ़ाए हैं, प्राचीन इतिहास के। तो वहाँ पर हमने वैदिक सभ्यता को वहाँ पर काफ़ी अच्छे डिस्कस किया है। उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत विस्तार से हमने आपको वहाँ पर वेदों के विषय में बताया है। तो दोनों को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेहतर वीडियो वहाँ पर हमने आपको बताए हैं। क्योंकि जैसे कि इतिहास है, तो इतिहास लिखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए ना, तो वेदों का स्रोत भी शामिल होता है। उपनिषद आएंगे, आरण्यक आएंगे, ये सभी क्या है, प्राचीन इतिहास के स्रोत होते हैं, ठीक है। अब देखिए, वेद हैं, तो वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ये एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है, ठीक है, या संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिस्ट आप कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे ऋग्वेद का क्या है, इतरेय है, कौशिकी है। यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय है, शतपथ है, ठीक है। सामवेद का पंचविंश है, अथर्ववेद का गोपद है। अगर हम ऐतिहासिकता की दृष्टि देखें कि इतिहास के स्रोत के आधार पर, जैसे कि सबसे पुराना ऋग्वेद है, तो इसके बाद किसको महत्व दिया जाता है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण होगा, ठीक है। इतिहास के स्रोत में ऋग्वेद के बाद हम किसको महत्व देते हैं, शतपथ ब्राह्मणों को देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो है कि यजुर्वेद और सामवेद, इसमें कोई भी हमें ऐतिहासिक मतलब वंशावली हो गई या उसके विषय में चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ कैसा रहन सहन था, कैसा राजा हो, कैसी प्रजा हो, कैसा समाज हो, इन सभी के विषय में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। कौन सी वेदों से, ना यजुर्वेद से मिलेगी ना सामवेद से मिलेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऋग्वेद के बाद इसका स्थान आएगा शतपथ ब्राह्मण, क्योंकि किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपके महाजनपद हैं, ठीक है, जो राजा हैं, तो उसमें उसकी वंशावली का वर्णन, जैसे कि आपका शल्य है, पांचाल है, कौशल है, विदेह है, कुरु है, गंधार है, ठीक है। तो इसमें राजाओं को विषय में बताया गया है, इस वजह से ये दायिक दृश्य बेहतर है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका पंचविंश है, अथर्ववेद का आपका गोपद है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अगर हम बात करते हैं उपनिषदों के विषय में, ठीक है, तो उपनिषद 108 है, याद रखिएगा, उपनिषद 108 है। इसमें से जबालोपनिषद के विषय में एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें जो है कि आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, आश्रमों का उल्लेख किया गया है। कुल 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। इसमें आपका प्रारंभ में आ जाएगा आपका जो है कि जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम। इसके बाद आपका आता है संन्यास। इसके बाद आता है वानप्रस्थ। तो 0 से आपका 25, मतलब गुरुकुल के आयु से, ठीक है, गुरुकुल के आप जान लीजिए, गुरुकुल जब बच्चा जाएगा, ठीक है, तो फिर 25 आपका संन्यास, फिर 25 से 50 गृहस्थ, और फिर 50 से 75 आपका वानप्रस्थ, और फिर 75 से 100 आपका जो है कि 25 से 2 से 25 ये आपका ब्रह्मचर्य, और इसके बाद 25 से 50
गृहस्थ है आपका। इसके बाद 50 से 75, 5 70 से 100 का जो होगा वो आपका हो जाएगा संन्यास। ठीक, जो से 25 में क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। मान लीजिए 6 वर्ष की आयु है, क्योंकि जो वैदिक काल है उसमें क्या है कि सबके लिए अलग अलग आयु थी। ब्राह्मण का बच्चा स्कूल पहले जाएगा, सैनिक वाला बाद में जाएगा, और बनिए का बच्चा अपने साथ जाएगा, जिसको हम वैश्य वर्ण कहते हैं। उसकी सबकी आयु अलग अलग थी। सबसे पहले ब्राह्मण का बच्चा जाता था, इसके बाद फिर वैश्य समुदाय का बच्चा पढ़ने जाता था। इसके बाद क्या था कि जो आपका सैनिक का बच्चा है, सैनिक बनने के लिए, उसके बाद वो जाता था। सबकी आयु अलग अलग है। और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये सब लोग जानते ही होंगे। शूद्रों को, स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है जो भी जो है कि पढ़ने की कोशिश करता था उसको क्या करते थे, कान में शीशा पुनः के डाले, जो कि बहुत ही खराब व्यवस्था थी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 18 पुराण है। ठीक है, तो 4 आश्रम आपने जाने, उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। अगर हम बात करें पुराण के विषय में तो 18 पुराण है। ठीक है, जिसमें से याद रखेंगे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, 3 पुराणों को समझा लीजिए। इसमें आपका मत्स्य क्या है, सबसे पुराना है। ठीक है, मत्स्य पुराण आपका सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन। ठीक है, और विष्णु पुराण आपका मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। मौर्य वंश से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है, कौन सा पुराण संबंधित है, तो विष्णु पुराण है। मत्स्य पुराण में किस जो है कि कौन सा वंश का वर्णन मिलता है, तो आंध्र सातवाहन का। वायु पुराण से किसका मिलता है, तो गुप्त वंश का उल्लेख हमें मिलता है। आप सभी जानते हैं गुप्त वंश इतिहास का काफी महत्वपूर्ण वंश रहा है। तो ये रहा आपका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और इन सभी में क्या है कि परीक्षित के बाद बिंबिसार से पूर्व, ठीक है, परीक्षित के बाद बिंबिसार से पूर्व जो राजा हैं, जो हैं, उनके विषय में हमें वर्णन मिलता है। देखिए सामने देखिए गुप्त वंश देखिए लिखा हुआ है, आंध्र सातवाहन लिखा है, मौर्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के विषय में हमें क्या है, एक तरीके से इतिहास जानकारी मिलती है। समाज कैसा था, राजा कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, और प्रजा कैसी थी, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, लोग व्यापार कैसे करते थे, वस्तु विनिमय था या फिर कोई मुद्रा चलाई जाती थी, मंदिरों का योगदान क्या था, धर्म का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन से लोग जो है कि विष्णु की पूजा करते थे, जैन धर्म कैसे उदय हो गया, बुद्ध जी कब आए, कैसे आ गए। तो ये सब चीज़ें हमें वेदों से मिलती हैं। ये आपकी वैदिक सभ्यता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और जो पिछले वीडियोस में हमने आपको 2 वीडियो पढ़ाए हैं ऊपर, जो हमने प्राचीन इतिहास के शोध पढ़ाया था, ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, सर्च करिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में ऐड है, तो उनको भी आप जरूर पढ़िएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सब पढ़ेंगे, आप भी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और कोई आपकी राय है, कोई सुझाव है तो हमें आप ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको सुझाव फॉलो किए जाएँ और आपको सुविधाजनक चीज़ें प्रोवाइड की जाए। ठीक है।